हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, जैसा कि इस समय हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 वैद्युत धारा को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। यानी कि जो आपके प्रतिरोध होते हैं उनको हम किस प्रकार से संयोजित करते हैं, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो देखिए, इससे पहले के जो टॉपिक है वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट बन चुका है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए, प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित किया जाता है। जैसे हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा कि संधारित्रों का संयोजन, जिसमें हमने उसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था। ठीक है, वही चीजें यहां पर भी हैं। प्रतिरोध में भी दो क्रम से हम इसे संयोजित करते हैं। एक आपका होगा श्रेणी क्रम संयोजन और एक होगा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो आप लोग दोनों को लिख दीजिए कि प्रतिरोधों को, ठीक है, यहां पर आप लोग लिख दीजिए कि प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित किया जाता है। प्रतिरोधों को दो प्रकार से, ठीक है, दो प्रकार से संयोजित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला आपका होगा श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे इंग्लिश में इन सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम में। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा देखिए आपका होगा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे इन पैरेलल। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे इन पैरेलल। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे, चित्र को समझेंगे। तो देखिए, डेरिवेशन एक प्रकार का है। सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए, इसमें क्या है, जैसे ये आपका एक परिपथ है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपके तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। ठीक है, इस परिपथ में तीन प्रतिरोध लगे हैं जो कि श्रेणी क्रम में लगे हैं। देखिए, एक श्रेणी क्रम में ये तीनों प्रतिरोध आपके लगे हुए हैं। ठीक है, यहां पर एक बैटरी है जिससे वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, देखिए यहां से वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहां पर आप लोगों को समझना है कि इनके बीच जो प्रतिरोध है, ठीक है, उसमें जो धारा प्रवाहित होगी, यानी कि इस संयोग में सभी प्रतिरोधों में एक ही वैद्युत धारा बहती है। यानी कि जो I है वो नियत रहती है, वो वही धारा R1 में भी बहेगी, वही R2 प्रतिरोध में भी बहेगी और R3 प्रतिरोध में भी वही धारा बहेगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों में एक ही वैद्युत धारा बहती है। ठीक है, लेकिन इनमें जो विभवांतर होता है, देखिए जो आपके प्रतिरोध है इनमें जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। R1 के लिए, यानी कि पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर B1 होगा, दूसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर B2 होगा, तीसरे के लिए विभवांतर B3 होगा। ठीक है, यहां पर आपका ये बिंदु A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, तो यहां पर आपका ये पूरा चित्र है। तो आप कह सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, माना श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं। देखिए, इस श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े हैं वो क्रमशः R1, R2 और R3 है। ठीक है, अब इनमें प्रवाहित धारा I है, यानी कि इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है वो कितनी है, I है, तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर, देखिए जो प्रतिरोध हैं इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः B1, B2 व B3 है। यानी कि R1 के लिए B1 होगा, R2 के लिए B2 होगा और R3 के लिए B3 होगा। ठीक है, अब देखिए हमें पता है ओम का नियम। ठीक है, ओम के नियम में मैंने आपको क्या बताया था कि B = IR होता है। ठीक है, B = I × R होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो देखिए, ओम के नियम से हमें पता है कि V = IR। तो देखिए यहां पर तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। तो पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर हम लेंगे V1 = I × R1 हो जाएगा, क्योंकि I जो है वो नियत रहेगी, R1 प्रतिरोध आपका अलग अलग है। ठीक है, B2 = क्या हो जाएगा, I × R2,
यानी कि V2 अगर होगा तो R2 होगा, ठीक है। V3 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R3। ये ओम के नियम से मैं बता रहा हूं, यानी कि पहले प्रतिरोध के लिए जो विभवांतर होगा वो होगा V1 इक्वल टू I इंटू R1, दूसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर होगा V2 इक्वल टू I इंटू R2, और तीसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर होगा V3 इक्वल टू I इंटू R3, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, माना A व D के बीच तुल्य विभवांतर B हो, यानी कि जो आपका A और D है, ठीक है, इनके बीच जो विभवांतर तुल्य विभवांतर वो V है। तो देखिए एक फॉर्मूला यहां पर लगाना है, V इक्वल टू V1 प्लस B2 प्लस B3, यानी कि जब आप B1 B2 और B3 को जोड़ देंगे तो आपका तुल्य विभवांतर आ जाएगा V, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे V इक्वल टू V1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है। ये मैंने पहले से लिखा रखा था, यानी कि नोट्स है जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपका ये हो जाएगा V इक्वल टू V1 के स्थान पर हम ये वैल्यू रखेंगे I इंटू R1, B2 के स्थान पर रखेंगे I इंटू R2, B3 के स्थान पर रखेंगे I इंटू R3, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, देखिए I जो है कॉमन है, ये तीनों में I है, तो हम I को बाहर कर लेंगे। V इक्वल टू हमें पता है IR होता है ओम के नियम से, तो IR यहाँ पर लिख देंगे V के स्थान पर, ठीक है। यहाँ पर I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 आपका ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से I से I कट हो जाएगा, देखिए ये जो आपका I है ये, और ये I कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपका प्रतिरोध होता है वो जुड़े हुए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यानी कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो उनके प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। जैसे ऊपर मैंने आपको चित्र में बताया था R1 R2 और R3 है, ठीक है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध इन सभी के योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यदि प्रतिरोधों की संख्या n हो, जैसे मान लीजिए प्रतिरोध हमने 3 बताया आपको, अगर मान लीजिए R4 भी है R5 भी है, तो आप लोग क्या कीजिए उसको जोड़ते हुए चले जाइए। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 R5 R6, जो जितने भी प्रतिरोध आपके हैं उनको आपको जोड़ते चले जाना है, ठीक है, Rn तक। समझ में आ गया। अब नोट देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि अतः श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यानी कि अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध R होगा वो उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो यही आपका होगा प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब चलिए दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो देखिए दूसरा हमारा है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है, इन पैरेलल। तो समांतर क्रम का मतलब क्या होगा, जो आपके प्रतिरोध होंगे वो समांतर होंगे एक दूसरे के। तो देखिए यहाँ पर इसका भी चित्र बना हुआ है। सबसे पहले देखिए ये एक परिपथ है, यहाँ पर आपका ये बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है, क्या है, बैटरी है जिस पर धन ध्रुव और ऋण ध्रुव दोनों है, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर बिंदु A और बिंदु B है। बिंदु A से धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, यहाँ से बैटरी से देखिए धारा आ रही है, इस बैटरी से ये देखिए धारा आई, तो क्या हुआ, धारा जो है अलग अलग इसमें होगी, यानी कि R1 के लिए धारा I1 होगी, R2 के लिए धारा I2 होगी और R3 के लिए धारा I3 होगी, ठीक है। लेकिन इसमें जो V है ये नियत रहेगा, यानी कि समांतर क्रम संयोजन में जो होता है वो क्या होता है, प्रतिरोधों इसमें क्या होता है कि जो धारा होती है वो अलग अलग होती है और जो विभवांतर होता है वो नियत होता है, यानी कि विभवांतर एक ही होता है। तो आप कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर एक ही लगता है, यानी कि चाहे ये वाला हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सभी सिरों पर जो विभवांतर होगा वो एक ही लगेगा, परंतु उनमें धारा जो होगी वो भिन्न भिन्न होगी। यहाँ से धारा आई, यहाँ से 3 भागों में बढ़ जाएगी, I1 I2 और I3, ठीक है। और आपका प्रतिरोध जुड़ा है R1 R2 और R3, ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, देखिए, ठीक है। तो बिंदु A व B इनके बीच आपका प्रतिरोध तीनों जुड़ा हुआ है, तो इन्हीं के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। लेकिन यहाँ पर हमें I1 I2 सब अलग अलग दिया गया है, V नियत है। तो देखिए हमें पता है चित्र से I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए जो I आया था आपका धारा, पहले तो I आया केवल, अब ये क्या हुआ 3 भागों में बट गया, तो ये जो I होगा ये I1 I2 और I3 के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, ये इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए आपको पता है ओम के नियम से माना A व B के बीच विभवांतर V है, तो देखिए इसके बीच जो विभवांतर है वो क्या है, V है, तो फार्मूला क्या होगा, तो I1 इक्वल टू V अपान R1 यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे आपने ओम का नियम पढ़ा V इक्वल टू I R, तो यहां पर I इक्वल टू V अपान R हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आ रहा है। जैसे देखिए ओम के नियम में मैंने आपको बताया कि V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो I इक्वल टू वी अपान आर हो जाएगा। तो यहाँ पर I1 है क्योंकि धारा अलग अलग है, तो I1 इक्वल टू वी अपान R1, I2 इक्वल टू वी अपान R2 और I3 इक्वल टू वी अपान R3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर V जो है आपका एक समान है, विभवांतर जो होगा वो एक ही होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, I इक्वल टू हमें दिया गया है ऊपर देखिए ये I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 था, यानी कि जो I1 I2 और I3 का योग था वो उसके धारा के बराबर था, ठीक है। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 के स्थान पर B अपान R1 लिख देंगे, देखिए ये B अपान R1, I2 के स्थान पर B अपान R2 लिखेंगे और I3 के स्थान पर B अपान R3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम V कॉमन ले सकते हैं, सभी में है, तो इधर हो जाएगा V अपान R, I इक्वल टू V अपान R हमें पता है, ठीक है। इक्वल टू V हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि तीनों में है, ठीक है। V हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 1 यहाँ पर बचेगा, तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब देखिए V से यहाँ पर V कैंसिल हो गया है, तो क्या बचा, यहाँ 1 अपान R बचा, तो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला होगा वो 1 अपान R के पदों में होगा, ठीक है। 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, तो ये होगा आपका समांतर क्रम में प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब थोड़ा नोट देख लेते हैं। तो मान लीजिए समांतर क्रम में जो आपका है उसमें मैंने 3 प्रतिरोध लिया, मान लीजिए कई प्रतिरोध हैं उसी की तरह, तो यदि प्रतिरोधों की संख्या n हो तो फॉर्मूला होगा 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान Rn, यानी कि जितने भी प्रतिरोध आपके पास है, 4 हैं तो आप 1 अपान R4 लिख सकते हैं, 5 है तो 1 अपान R5 लिख सकते हैं। n का मतलब आप किसी भी संख्या को लिख सकते हैं जितना आपके पास प्रतिरोध है। तो नोट में देखिए, अतः समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यानी कि इसमें क्या होगा, जो समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं R1 R2 और R3, इनका जो व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम का मतलब 1 अपान R1, ठीक है, वो क्या होगा, उन प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध के, जो आपका तुल्य प्रतिरोध है इसके व्युत्क्रम के योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होगा समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए मैंने इसमें आपको नोट्स से पढ़ा दिया है, आगे मैं आपको साथ साथ लिखकर पढ़ाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैप्टर्स को पढ़ते रहें।